नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग ईवीएस एनसीईआरटी के वन लाइनर प्रश्न की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आज आपकी 6वीं क्लास है, जिसमें हम लोग ईवीएस में अब तक जितने भी वन लाइनर प्रश्न पूछे गए हैं एनसीईआरटी 3rd to 5 सबको मैं कवर करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th के बुक से संपूर्ण निचोड़ करवा दिया है, सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अभी मैं वन लाइनर प्रश्न करा रहा हूँ जितने भी पेपर में पूछे गए हैं। तो आज उसकी 6वीं क्लास है। चाहिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लद्दाख से में चांगथांग लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बना है। तो लद्दाख में चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये इतना ऊंचा है कि सामान्य रूप से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तुम्हें इससे सिरदर्द और कमजोरी महसूस होगी। यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है, बस साफ नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब दिखाई देते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से बहुत कम हो जाता है और हवा 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। तो लद्दाख में चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इतना ऊंचा है कि सामान्य रूप से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तुम्हें इससे सिरदर्द और कमजोरी महसूस होगी। यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है, बस साफ नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब दिखाई देता है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम हो जाता है और हवा 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। चांगपा एक जाति होती है जो कि लद्दाख के पहाड़ों में रहती है। इस जनजाति में केवल 5000 लोग चांगपा के लोग हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के झुंड से रात घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों में से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियाँ इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। जितना ज़्यादा भेड़ बकरियां होती हैं, परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा समझा जाता है। तो चांगपा जो एक जाति होती है जो कि लद्दाख के पहाड़ों पर रहती है। इस जनजात में केवल 5000 लोग ही चांगपा लोग हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों में इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होती हैं, परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा समझा जाता है। चांगपा जो होती है एक खास तरह की बकरियां पालते हैं। तो चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। चांगपा के लोग भेड़ों की ठंडी और ऊंची जगहों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल ज़्यादा और नरम रहें। चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहते हैं कि कोई यहीं वह जगह है जहाँ बकरियाँ रह सकती है। चांगपा खास तरह की बकरियाँ पालते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। चांगपा के लोग भेड़ों को ठंडी और ऊंची जगहों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल ज़्यादा और नरम रहे। चांगपा इतने मुश्किल हालात में इतनी ऊंचाई पर रहते हैं क्योंकि यहीं वह जगह है जहाँ बकरियाँ रह सकती हैं। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। चांगपा के लोग जो होते हैं अपना सारा सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब इन्हें आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। इन्हें जहाँ भी ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में अपना टेंट गाड़ लेते हैं, सामान निकालते हैं, उनका घर तैयार हो जाता है। तो चांगपा के जो लोग होते हैं अपना सारा सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब इन्हें आगे बढ़ना हो तो अपने 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। इन्हें जहाँ भी ठहरना होता है वहाँ कुछ ही देर में अपना टेंट गाड़ लेते हैं, सामान निकालते हैं और घर तैयार हो जाता है। इनके टेंट बड़े तिकोने आकार के होते हैं। अपने टेंट को रेबो कहते हैं। तो इनके टेंट को क्या कहते हैं, प्रश्न पेपर में बन चुका है, रेबो कहते हैं। याक के बालों के बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत और गर्म होती है जो बर्फीली तेज हवाओं से बचाती है। टेंट लगाने से पहले ज़मीन 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे के आसपास की ऊंचाई ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। रेबो फ्लैट के कमरे जितना बड़ा होता है। यहाँ लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे बीच में खड़ा होता है। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद होता है जहाँ से चूल्हों का धुआं बाहर आता है। इस टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना होता है। इसमें टेंट से रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। तो ये मजबूत और गर्म होती है, बर्फीली तेज हवाओं से बचाती है। टेंट लगाने से पहले ज़मीन के 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। रेबो फ्लैट के कमरे जितना बड़ा होता है या लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे बीच में खड़ा होता है। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद होता है जहाँ से चूल्हों का धुआं बाहर आता है। इस टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। इसमें टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं।
पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कई बार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है। तो पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कई बार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। पश्मीना शाल के बारे में देखते हैं। माना जाता है कि पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। ये बहुत पतली होती है, फिर भी बहुत गर्म होती है। वो बकरियां जिसमें पश्मीना मिलती है लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत सी बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत पतले होते हैं। इनके पतले की बकरियों के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को पश्मीना द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक लंबा और कठिन काम अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। तो यहाँ सर्दियों में जो तापमान होता है वह 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होता है, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। बाल बहुत पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। इसलिए पश्मीना शालों में पश्मीना मशीनों द्वारा बुनाई नहीं की जा सकती। इनको बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। लंबा और कठिन काम होता है। अगर एक बुनकर 250 घंटे काम करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। लेखा एक ऐसी जगह होती है जहाँ भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनती हैं। हर परिवार अपने जानवरों को झुंड कर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। तो लेखा जो होती है एक ऐसी जगह होती है जहाँ भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। लेखा की दीवार पत्थरों से बनती है। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। इसी को हम लोग लेखा कहते हैं। कश्मीर की हर गली से बेकरी दिखती है। कश्मीरी लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते बल्कि इन्हीं बेकरी से खरीदते हैं। तो कश्मीर की हर गली में बेकरी दिखती है। कश्मीर के जो लोग होते हैं खाने के लिए रोटी घर से नहीं बनाते हैं बल्कि इन्हीं बेकरी से खरीदते हैं। श्रीनगर में टूरिस्ट लोग हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ी और 8-9 फुट तक होती है। तो श्रीनगर में जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो हाउस बोट्स में रहना पसंद करते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। हाउस बोट जो होती है और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है जिसे खास डिजाइन ख़त्म बन कहते हैं। तो हाउस बोट जो होती है या कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है जिसे खास डिजाइन को हम लोग ख़त्म बन कहते हैं। श्रीनगर के बहुत से परिवार डोंगा में रहते हैं। तो श्रीनगर के बहुत से परिवार डोंगा में रहते हैं। डल झील और झेलम नदी में इस तरह के डोंगे देखे जाते हैं। मकान की तरह डोंगे भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो श्रीनगर के बहुत से परिवार डोंगा में रहते हैं। डल झील झेलम नदी से इस तरह के डोंगे देखे जा सकते हैं। मकान की तरह डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। कश्मीर के गांव में पत्थरों से काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर मैदान बनाए जाते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। लकड़ी को भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। तो कश्मीर के गांव में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। लकड़ी को भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत जो होती है ढलवा होती है। कश्मीर के कुछ पुराने घरों में एक खास प्रकार की खिड़की होती है जो बाहर से उभरी होती है। इन्हें हम लोग डव कहते हैं। तो कश्मीर के कुछ पुराने घरों में एक खास प्रकार की खिड़की होती है जो बाहर से भी उभरी होती है। इन्हें हम लोग डव कहते हैं। इन पर लकड़ी का सुंदर डिजाइन होता है। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ पर पुराने घर पत्थर, ईंटों, लकड़ी से बने होते हैं। घर के दरवाज़ों पर खिड़कियाँ और डिजाइनदार चाप या मेहराब होते हैं। कश्मीर में कुछ घर पत्थर और मिट्टी से बनते हैं पर सर्दियों में इन घरों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो कश्मीर में कुछ घर पत्थर और मिट्टी से बनते हैं पर सर्दियों में इन घरों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियाँ को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। कच्छ गुजरात में है। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात भी भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग मरे और जख्मी हुए थे। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग मरे और जख्मी हुए थे। डॉक्टर हमारी धड़कनें सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। साबरमती आश्रम गुजरात में है। वर्धा और गोरेगांव महाराष्ट्र में है। नागपाड़ा मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी मुंबई में है।
तो यहाँ से बार बार आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न पेपर में देखने को मिल जाते हैं, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिए। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग मरे और जख्मी हुए थे। डॉक्टर हमारी धड़कनें सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। साबरमती आश्रम गुजरात में है, वर्धा और गोरेगांव महाराष्ट्र में है, नागपाड़ा मुंबई में है, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी मुंबई में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचने के लिए किया जाता है। तो नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचने के लिए किया जाता है। वनगाम गुजरात में है। तो वनगाम जो है या गुजरात में है या इलाका अपने अनाज और साग सब्जियों के लिए मशहूर हो। जब फसल तैयार हो जाती है तो इसे काट लिया जाता है। जब सभी मिलकर त्यौहार मनाते हैं, बड़ी बड़ी दावतें होती हैं जिसमें खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन होते हैं। सर्दियों में सब ऊंधियू एक प्रकार की पकी हुई सब्जी का आनंद लेते हैं। तो वनगाम गुजरात में है। यह इलाका अपने अनाज और साग सब्जियों के लिए मशहूर हो। जब फसल तैयार हो जाती है इसे काट लिया जाता है। जब सभी मिलकर त्यौहार मनाते हैं, बड़ी बड़ी दावतें होती हैं जिसमें खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन होते हैं। सर्दियों में सब ऊंधियू एक प्रकार की पकी हुई सब्जी का आनंद लेते हैं। दावत के लिए सब्जियों के ताज़े मसालों के साथ मिट्टी के घड़ों में रख देते हैं, फिर मटके को सील बंद कर देते हैं और उसे कोयले के अंगारों पर रख दिया जाता है। इस खास तरह के मटकों में सब्जियां धीरे धीरे पकती रहती हैं। मटके को उल्टा रखा जाता है, इसलिए इस पकी हुई सब्जी को गुजराती में ऊंधियू यानी उल्टा कहा जाता है। ऊंधियू को मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजे की रोटियों के साथ खाया जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके साथ घर का बना हुआ मक्खन, दही और छाछ भी होता है। तो दावत के लिए सब्जियों को ताज़े मसालों के साथ मिट्टी के घड़ों में रख देते हैं, फिर मटके को सीलबंद कर देते हैं और उसे कोयले के अंगारों पर रख दिया जाता है। इस खास तरह के मटकों में सब्जियां धीरे धीरे पकती रहती हैं। मटके को उल्टा रखा जाता है। इसकी पकी हुई सब्जियों को गुजरात में ऊंधियू या उल्टा कहा जाता है। ऊंधियू को मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजे की रोटियों के साथ खाया जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके साथ घर का बना हुआ मक्खन, दही और छाछ भी दी जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड कुड़ुक की भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। तो झारखंड की कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। जंगल अधिकार अधिनियम कानून 2007, इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उनका उस जंगल में भूमि और उस पर उगाई जाने वाली फसल पर अधिकार होता है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो झारखंड में कुड़ुक भाषा में जंगल को हम लोग तोरांग कहते हैं। जंगल अधिकार अधिनियम कानून 2007 आया। इसमें कहा गया कि इनके अनुसार जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर उस पर उगाई जाने वाली फसल पर अधिकार है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं ग्राम सभा द्वारा किया जाए। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। यहाँ मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। यहाँ मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। झूम खेती। मिजोरम और उत्तर पूर्वी की झूम खेती बहुत ही रुचिकर प्रकार की खेती है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती है। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, उन्हें बस काटा और जलाया जाता है। तो झूम खेती जो है मिजोरम और उत्तर पूर्वी की झूमी खेती के बहुत ही रुचिकर प्रकार की खेती मानी जाती है। इसे फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, उसे बस काटा और जलाया जाता है। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ और जंगलों को नुकसान न पहुँचे इसका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद फिर जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो ज़मीन को हल्के से खोदा जाता है, उसे जोता नहीं जाता। इस पर बीज छिड़के जाते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें काट गिरा दिया जाता है ताकि वह ज़मीन को मिट्टी में मिल जाए। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती को काम पिछड़ जाता है तो दूसरे जो लोग होते हैं इसकी मदद करते हैं, उन्हें खाना देते हैं। यहाँ की मुख्य फसल जो होती है चावल होती है। इसे काटने के बाद इसे घेर पे ले जाना होता है, एक मुश्किल काम होता है। यहाँ सड़कें नहीं होती, यहाँ केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़। लोगों को फसल को अपनी पीठ पर लादना पड़ता है और इस काम में कई हफ्ते लग जाते हैं। काम खत्म हो जाने पर पूरा गांव खुशियाँ मनाता है। लोग एक साथ मिलकर खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं और अपना खास तरीके का नृत्य चिराव करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच जो लोग एक कतार में खड़े होकर डंडियों के अंदर और बाहर कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। पूरन पोली एक ऐसी मीठी रोटियां होती हैं जो गुड़ और आटे से बनाई जाती हैं। ऐसे
दलाल जो पैसे उधार देते हैं उन्हें मुकदाम कहते हैं। तो पूरन पोली एक ऐसी मीठी रोटियां होती हैं जो गुड़ और आटे से बनाई जाती हैं। ऐसे दलाल जो पैसे उधार देते हैं उन्हें हम मुकदाम कहते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा आप इसकी नोट्स और PDF का आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको क्लासेस की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।